कैपिटल एम्प्लॉयड, बिल्कुल सही। हमने कहा था जो टोटल कैपिटल हमने एम्प्लॉय किया हुआ है वो अंडर यूटिलाइज है। जो कैपिटल हमने टोटल एम्प्लॉय किया वो अंडर यूटिलाइज है, मतलब कि अभी उसकी हमने पूरे पोटेंशियल रीच ही नहीं किया। तो ये उसमें जब हम और लेबर ऐड कर रहे हैं तो वी कैन बेनिफिट बाय यूजिंग स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर, जिसकी हमने बात की थी। ठीक है ना, डिवीजन ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन इज पॉसिबल ऑब्वियसली व्हेन देयर आर मोर लेबर्स अवेलेबल। लेबर ही नहीं थे तो आपकी जो फैसिलिटीज थी, जो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड था वो अंडर यूटिलाइज था। ऑब्वियसली उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करने के लिए यू नीडेड मोर लेबर्स। तो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ना शुरू हुआ। ठीक है, और मार्जिनल प्रोडक्ट के बढ़ने से क्या हुआ कि एडिंग लेबर्स एट दिस स्टेज वुड इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑल अदर लेबर्स। बाकी सारे लेबर जो ऑलरेडी काम कर रहे थे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। और हमें प्रोडक्टिविटी कहाँ दिखेगी इस पूरे चार्ट में? इस चार्ट में प्रोडक्टिविटी कहाँ दिख रही है मनाहिल जी, वफा, शामिर, प्रोडक्टिविटी कहाँ दिख रही है यहाँ पे? एवरेज प्रोडक्ट, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। एवरेज प्रोडक्ट को हमने बोला था कि ये भी यही है, टोटल क्वांटिटी ओवर टोटल लेबर्स। ठीक है, टोटल आउटपुट ओवर टोटल लेबर्स। और आउटपुट ओवर इनपुट हमें क्या देता है? प्रोडक्टिविटी देता है। तो अगर एवरेज प्रोडक्ट बढ़ रहा है 30 से 45 हो गया, 60 हो गया, तो हम बोलेंगे भाई अब इस वजह से क्या हो रहा है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। प्रोडक्टिविटी हमें दिखेगी एवरेज प्रोडक्ट से। ठीक है, और एडिंग मोर लेबर एट दिस स्टेज इज इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर दैट वर ऑलरेडी एम्प्लॉयड। ठीक हो गया? एक सेकेंड जी। अच्छा, अब इसमें ज़रा सा ऐड करते हैं चीज़ें। हमें पहला स्टेज समझ में आ गया। पहला स्टेज ये था कि हमारी जो फैसिलिटी थी वो अंडर यूटिलाइज थी। ठीक है, रिकॉर्डिंग तो हो रही है हर चीज़ की, वो कॉलेज वाले खुद ही कर रहे हैं, अब उन्हीं से आपको लिंक भी मिलेगी। ठीक है, अब ऐड करते हैं लेबर्स। और अब क्या हुआ, अगला लेबर जब हमने ऐड किया तो टोटल प्रोडक्ट जो है वो हो गया 330। इसको ज़रा सा लाइट कर लेते हैं। हम्म, बताओ भाई, टोटल प्रोडक्ट 330 हो गया, तो मार्जिनल प्रोडक्ट कितना है? इस वक्त मार्जिनल प्रोडक्ट कितना है जी? 50। ठीक है, और एवरेज प्रोडक्ट 65। ठीक हो गया? ठीक है, अब क्या हुआ है, मार्जिनल प्रोडक्ट गिरना शुरू हो गया। मार्जिनल प्रोडक्ट गिरने गिरने का रीजन क्या हो सकता है? मार्जिनल प्रोडक्ट गिर रहा है, हर अगले वाले बंदे का मार्जिनल प्रोडक्ट गिर रहा है, और इसकी वजह से अगर आप देखिए तो एवरेज प्रोडक्ट भी गिरना शुरू हो गया। एमपी गिरने का मतलब क्या है कि जो अगला बंदा आया वो इतना एफिशिएंट नहीं था, या तो ये मतलब है, या तो क्या मतलब है, जो कि हमने पहले इनिशियल केस हमने लिख दिया है ना। However, as we keep on, as we continue on, however, as we continue on adding more and more labors, our fixed capital gets overcrowded.
क्योंकि आपको कैपिटल जो है वो फिक्स है, और वो क्या हो रहा है, ओवर क्राउडेड होना शुरू हो गया अब ज्यादा से ज्यादा लेबर की वजह से। एमपी स्टार्ट्स टू फॉल, एमपी एंड एपी। एपी का मतलब क्या है यहाँ पे, प्रोडक्टिविटी। स्टार्ट्स टू फॉल। ये सब शॉर्ट रन की कहानी है। शॉर्ट रन में क्योंकि आप फिक्स फैक्टर को बढ़ा नहीं सकते, तो देयर वुड बी अ टाइम कि अब आपका जो एमपी है वो गिरना शुरू हो जाएगा, एमपी की वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ, एक सेकेंड, ये कॉपी कर लो पहले, मैं इसको जरा बता भी देता हूँ। हाउएवर ये भी 66 है, सॉरी सही है, उसको मैं सही कर लेता हूँ, पहले इसको देखो। However, as we continue on adding more and more labors, however, as we continue on adding more and more labors, continue on adding more and more labors, our fixed capital gets overcrowded. Overcrowded हो गया आपका फिक्स कैपिटल, क्योंकि उसमें जगह कम है, वेयर हाउस तो एक ही है आपके पास, आप लेबर पे लेबर ऐड किए जा रहे हैं। अब क्या होगा, जो लोग पिछले काम कर रहे थे उनकी प्रोडक्टिविटी भी थोड़ी सी कम हो रही है। ठीक है, लेकिन फायदा क्या है कि आपका जो आउटपुट है वो बढ़ रहा है, मतलब टोटल टोटल आउटपुट तो बढ़, ठीक है, टोटल प्रोडक्ट तो बढ़ ही रहा है। टोटल प्रोडक्ट पहले 30 था, 90 हुआ, और यहाँ पे भी देखें मार्जिनल प्रोडक्ट तो कम हुआ है लेकिन टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है। ठीक है, तो आउटपुट में इंक्रीज आया है लेकिन उस तरीके का नहीं आया जिस तरीके से पहले आ रहा था। जी, ये कॉपी कर लिया। However, as we continue on adding more and more labors, our fixed capital gets overcrowded. MP and AP starts to fall. कोई कंफ्यूजन है इस चीज में? ओके, ऐड करते हैं चीजें। ये 66 था, थैंक यू रीस, इसको 66 कर देते हैं। और लेट्स कीप ऑन एडिंग मोर एंड मोर लेबर्स। फॉर एग्जांपल ये हो गया 360 हो गया अब। ठीक है, तो एडिशन कितनी हुई, एमपी कितना? जी एमपी कितना है इस वक्त? हाँ, एमपी 30 है। और एवरेज प्रोडक्ट कितना है? 60। ठीक है, एमपी अभी भी गिरा जा रहा है, एमपी की वैल्यू कम हो गई, 100 से 50 हुई, 50 से 30 हो गई है। और फाइनली हम और ऐड करते हैं 7वें लेवल पे। अगर ये टोटल हो गया 380, ये काम करते हैं 7वें पे, हम ये करते हैं कि जो हमारा टोटल प्रोडक्ट है उससे करते हैं वापस 360। जी इस वक्त एमपी कितना? 0। और एपी कितना? 60/7, 50 समथिंग, 51 पॉइंट समथिंग, 51 कर लेते हैं चलो। ठीक है, मुझे ये बताओ कि अच्छा फिर यहाँ पे हो गया एमपी 0, मतलब क्या हमें दिख रहा है
कि initially MP was rising, then MP started to fall, and now MP has become zero. मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो सकता है? मार्जिनल प्रोडक्ट का बताओ, नेगेटिव हो सकता है? अच्छा, तुम लोगों ने क्या इसको रिप्रेजेंटेटिव बना लिया अपना कि भाई तुम हमारे हमारे बिहाफ पे बात करो, तुम कुछ करो हमारे लिए? जवाब क्यों नहीं दे रहे तुम लोग? शामिर, हसन बेग, मनाहिल, हानिया, हबीबा, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास, बट अगर आप थोड़ी सी जहमत करें जवाब देने की तो आई थिंक इट वुड बी मोर इंटरेक्टिव। मार्जिनल प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं और मुझे बताओ कि मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो क्यों आ रहा है, और जीरो हो सकता है या नहीं? एमपी जीरो का मतलब क्या है कि लेबर ऐड करने की वजह से आउटपुट में कोई इंक्रीज नहीं आया। हम बोल रहे हैं कि इसके बाद क्या एमपी नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा? मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो सकता है या नहीं हो सकता? जी, एमपी नेगेटिव हो सकता है या नहीं? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है शमीर, हो सकता है। क्यों हो सकता है? एमपी नेगेटिव होने का मतलब क्या है यहाँ पे? मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक लेबर और ऐड किया, एक लेबर मैंने और ऐड किया, अगर सकता है क्योंकि कैपिटल फुली इम्पेयर्ड लगा, हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो और यहाँ पे क्या हुआ कि ये हो गया 320, मतलब एमपी कितना है? -40। और एवरेज प्रोडक्ट कितना है? 320/8 कितना होता है? यहाँ पे क्या लिखूँ इस पर? एवरेज प्रोडक्ट कितना है हमारा? ठीक है, 40। 320/8 इज 40। एमपी नेगेटिव का मतलब क्या है कि इस वक्त 7 लेबर तक आपकी जो फैसिलिटी है, जो वेयर हाउस है, वो इतना फुली यूटिलाइज हो चुका है कि अब अगर आपने और बंदा ऐड किया तो उसके आने से क्या होगा, लोग जो अपना काम कर रहे हैं वो भी खराब होगा। अब ये समझ लें कि इतना छोटा सा वेयर हाउस है कि 8वें बंदे के ऐड होने की वजह से जो लोग अपना काम कर रहे थे वो भी, उनका काम भी खराब हो रहा है। अब वो सही से काम नहीं कर पा रहे, तो टोटल आउटपुट जो पहले बना रहे थे उस बंदे के आने से पहले, उससे कम हो गया। ये बात समझ में आ रही है? ऐसा हो सकता है ना? और जिस तरह रीजनिंग का बिल्कुल बिल्कुल सही बात की कि इस वक्त यहाँ तक जो आपकी फैसिलिटी है वो टोटली फुली यूटिलाइज हो चुकी है, फुली यूटिलाइज हो चुकी है। अब आप इसको, अब इसमें अब अगर आप लेबर ऐड करेंगे तो जो लोग काम कर रहे थे उनका काम खराब होगा और आपका टोटल प्रोडक्ट गिरना शुरू हो जाएगा। मार्जिनल प्रोडक्ट जब नेगेटिव होगा, टोटल प्रोडक्ट विल स्टार्ट टू फॉल। ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर आप चाह रहे हैं टोटल प्रोडक्ट नहीं गिरे तो क्या होना चाहिए? हसन, अरीज, हबीबा, आंगन, हाँ। क्यों ना, मसला क्या है, मैं दिख रहा है कि यार इतनी जगह ही नहीं है कि लोग खड़े हों और सही से काम कर सकें। बिल्कुल ठीक है, बेहतरीन। ये यहाँ पे अगर आपको टोटल प्रोडक्ट बढ़ाना है, सीधे सीधे ज़्यादा प्रोडक्ट चाहिए आपको, तो लेबर ऐड करने से नहीं होगा। क्योंकि लेबर ऐड तो आप ऐड कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपकी फैसिलिटी फिक्स्ड है, फैसिलिटी फिक्स्ड है, तो लेबर ऐड करने से कोई फायदा नहीं हो रहा। उल्टा ये है कि जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे थे वो जितना आउटपुट बना रहे थे उससे कम आप बना पा रहे हैं। ठीक है, तो फाइनली क्या होगा? अगर आपको आउटपुट बढ़ाना है अपना इससे ज़्यादा, तो उसका यही तरीका है कि आप अपना वेयर हाउस बढ़ाएं। या तो वेयर हाउस को एक्सपेंड करें या नया वेयर हाउस लें जिससे आपका आउटपुट और बढ़ेगा, उसमें आप लेबर ऐड करें। और वो हम अभी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अभी हम शॉर्ट रन में, ये सारी कहानी हमने किसकी की है? शॉर्ट रन की। शॉर्ट रन की डेफिनेशन ये क्या है कि देयर इज एटलीस्ट वन फैक्टर दैट इज फिक्स्ड, जिसको आप बढ़ा नहीं सकते। जी, कितने लेबर पे रुकना चाहिए यहाँ पे इस वक्त? कितने लेबर एम्प्लॉय करने चाहिए हमें?
6, हाँ क्योंकि 6 पे क्या हुआ है, 360 हो गया, 7th के ऐड होने से तो फायदा नहीं हुआ। आप कह रहे हैं 7th के ऐड होने से मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो है, तो उसको क्यों रखें? ठीक है, अच्छा ये कुछ हद तक सिमिलर है आपकी एमयू थ्योरी से। एमयू और टीयू भी ऐसे ही थे ना, एमयू पहले बढ़ रहा था, फिर एमयू एमयू स्टार्टेड टू फॉल। एमयू है स्टार्टिंग से ही गिरना शुरू हो गया था, लेकिन पहली वाली ज़्यादा थी, फिर कम होती रही। ठीक है, और हमने कहा था कि आप तब तक कंज्यूम करेंगे जब तक एमयू जीरो ना हो जाए। ठीक है, और यहाँ पे भी यही हो रहा है, आप तब तक हायर करेंगे जब तक एमपी जीरो ना हो जाए। लेकिन ना, ये जवाब नहीं है जी, दिस इज द रॉन्ग आंसर। 6 भी गलत आंसर है, 7 भी गलत आंसर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना हम कोई भी फैसला सिर्फ और सिर्फ आउटपुट को देख के नहीं करेंगे। हमारे ध्यान में 10 सवाल और आएंगे। पहला सवाल, वट आर वी पेइंग द लेबर्स? आर वी पेइंग देम एग्जैक्टली द सेम वेज, या हमें अगला लेबर हायर करने के लिए पहले को हम 500 दे रहे थे तो अगले को 600 देना पड़ रहा है, या सबको हम इक्वल पे दे रहे हैं? पहला सवाल ये आएगा, या हम सबको दे रहे हैं डिपेंडिंग ऑन देयर एवरेज प्रोडक्ट, आउटपुट कितना बन रहा है, मतलब इक्वली पे कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा मसला ये आएगा कि ये जो आउटपुट हम बना रहे हैं, ये बिक कितने का रहा है? क्योंकि यहाँ पे बेसिकली जो हमारा एनालिसिस होगा वो होगा कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस होगा, मतलब कॉस्ट कितनी आ रही है लेबर को हायर करने की, और लेबर को हायर करने से फायदा क्या हो रहा है। फायदा क्या हो रहा है? फायदा ऑब्वियसली हो रहा है प्रोडक्ट में इंक्रीज, कि अगर आप किसी लेबर को ऐड कर रहे हैं तो आपको, मतलब अगर मैं बोलूं इस लेबर को ऐड करने से, चौथे लेबर को ऐड करने से क्या फायदा हुआ, तो आप बोलेंगे 100 यूनिट का फायदा हुआ। ये बात समझ में आ रही है? फिर मैं पूछूं छठे लेबर को ऐड करने से क्या फायदा हुआ, तो आप बोलेंगे 30 यूनिट्स का फायदा हुआ, क्योंकि हमारा आउटपुट में इंक्रीज कितना आया, ये हमारा ऑब्वियसली बेनिफिट है। छठे लेबर को ऐड करने से नुकसान क्या हुआ, उसको फीस, उसको सैलरी देनी पड़ी, जो भी उसकी तनख्वाह बनती है। ठीक है, ये नुकसान है। फायदा क्या है, उसने 30 यूनिट ऐड किया। तो अब हम क्या करेंगे, लॉजिकल एक बिजनेसमैन क्या करेगा, वो बोलेगा अच्छा ये 30 यूनिट ऐड हो रहे हैं इसके आने की वजह से, ये कितने के बिक रहे हैं? बोलेगा भाई 10 रुपीज के बिक रहे हैं। अच्छा, 30 × 10, 300, मतलब कि इस बंदे के आने से मुझे 300 का फायदा हुआ है। तो मतलब इसको अगर मैं सैलरी दे रहा हूँ एनीथिंग लेस देन 300, तो फिर तो ओके, इसको हायर कर लो। हाउएवर अगर इसको मैं सैलरी दे रहा हूँ एनीथिंग अबव 300, तो शुड बी हायर हिम। ये बात समझ में आई है? अगर मैं इसको सैलरी दे रहा हूँ 300 से कम, तो फिर तो ठीक है, हायर कर लो इसको, क्योंकि इसके आने से मुझे फायदा क्या हो रहा है, आउटपुट में 30 यूनिट्स का इंक्रीज आ रहा है, हर यूनिट 10 रुपए का बिक रहा है, तो इन टर्म्स ऑफ मनी मुझे 300 रुपए का फायदा हो रहा है। लेकिन इसके आने की वजह से नुकसान क्या हो रहा है, जो उसको मैं पे कर रहा हूँ। अब इसकी पे जो है, अगर 300 से कम है तो आई शुड हायर हिम, और अगर 300 से ज्यादा है तो इसको हायर करना चाहिए या नहीं, बताएं? नहीं, बिल्कुल ठीक, बेहतरीन। सही है ना, बात समझ में आ रही है ना? तो अच्छा, ये जो मैंने एनालिसिस किया ना छठे लेवल पे, ये छठे लेवल पे नहीं, ये एनालिसिस आपका जो बिजनेसमैन होगा ये हर लेवल पे करेगा, दूसरे पे भी करेगा, कि भाई पहला बंदा जो रखा है उसकी वजह से 30 का फायदा, 30 यूनिट बन रहे हैं। अच्छा, दूसरे को ऐड किया तो 60 यूनिट्स का फायदा है। अब 60 कितने के बिके हैं वो ये सोचेगा, अच्छा मुझे इतने रुपए का फायदा हो रहा है। नुकसान क्या हो रहा है जो मैं उसको पे कर रहा हूँ? अगर पे मैं कम कर रहा हूँ और मुझे रेवेन्यू ज्यादा आ रहा है, तो ऑब्वियसली गो अहेड, रखो उस बंदे को। लेकिन अगर मैं इसको पे बहुत ज्यादा कर रहा हूँ, इंक्रीमेंट मतलब मेरे मेरे रेवेन्यू में कोई खास इंक्रीमेंट नहीं आ रहा है इस बंदे के आने की वजह से, तो आई शुड नॉट हायर हिम। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस। अच्छा, जितनी भी इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे हैं अभी तक, हमने A2 में जो भी किया है, ये कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस ही है ना। हम जब कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ रहे थे, वहां पे कंज्यूमर को कॉस्ट क्या पे करनी पड़ती है, व्हाट इज द कॉस्ट द कंज्यूमर बेयर्स? कंज्यूमर कॉस्ट क्या होता है, बेनिफिट क्या होती है, कॉस्ट बताओ। कोई भी कंज्यूमर होता है, कंजम्पशन की कॉस्ट क्या है?
जब भी हम कंज्यूम करते हैं कोई चीज, व्हाट इज द कॉस्ट वी आर बियरिंग? पैसे, कौन से पैसे? प्राइस। प्राइस ना, एग्जैक्टली प्राइस। प्राइस हमारी कॉस्ट है, बिल्कुल। और बेनिफिट क्या है कंज्यूमर को? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ कंजम्पशन? हाँ, यार अब तो बेहतर आंसर आना चाहिए। नहीं, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ कंजम्पशन? यूटिलिटी, एग्जैक्टली बनाई, एग्जैक्टली। यूटिलिटी आ रही है ना, यूटिलिटी उसका फायदा है, और प्राइस जो पे कर रहा है नुकसान है। तो यही कंपेयर करते हैं भाई, जो एडिशनल यूटिलिटी है, जो एमयू है, वो कितनी है, प्राइस कितनी है। प्राइस जब तक कम है, एमयू ज्यादा है, कंज्यूम करते रहो। जब प्राइस और एमयू इक्वल हो गए तो रुक जाओ, क्योंकि अगर उससे ज्यादा कंज्यूम किया तो प्राइस कम होगी, ओ सॉरी, प्राइस ज्यादा होगी, एमयू कम होगा, तो वो हमें नहीं करना चाहिए कंज्यूम। रुकेंगे कहाँ पे? जब पी इज इक्वल टू एमयू हो जाएगा, ये हमने पढ़ा था पूरा। यहाँ पे भी एग्जैक्टली यही कर रहे हैं कि लेबर को हायर हम तब तक करते रहेंगे भाई जब तक लेबर के आने से फायदा ज्यादा है। यहाँ पे फायदा हमारा क्या है? जो हमें गुड्स वो एक्स्ट्रा बना रहे हैं एमपी, और एमपी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्राइस से, तो हमें मिलेगा कितना रेवेन्यू हो रहा है। और उसको हम कंपेयर किससे करेंगे? हम जो लेबर को वेजेस दे रहे हैं उससे। जब तक वेजेस कम है, रेवेन्यू का इंक्रीमेंट ज्यादा है, हम बोलेंगे हायर करते रहे। जब हमें दिखेगा यार इसको हायर करने से खर्चा हमारा ज्यादा हो रहा है और हमें जो रेवेन्यू आ रहा है वो कम आ रहा है, तो हम बोलेंगे भाई इसको अल्लाह हाफिज, आप घर बैठे। ठीक है, मेक सेंस। जरा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो सारी डिस्कशन है ना, इसको ये हम करते रहेंगे, क्योंकि हमारा ये चैप्टर तो अभी हमने प्रोडक्ट से शुरू किया, अभी हमें कॉस्ट पे भी जाना है आगे। कॉस्ट के बाद फिर अगला चैप्टर रेवेन्यूज का आएगा, फिर वहाँ ये सारी कंक्लूड करेंगे चीज़ें। लेकिन मैं बता रहा हूँ, सिर्फ इस चार्ट को देखते हुए यू कैन नॉट टेल कि आप कहाँ तक कंज्यूम करेंगे। जैसे आपने कहा 6 यूनिट्स या 7 यूनिट्स, तो ये हमें नहीं पता कितने लेबर हम हायर करेंगे। ठीक है, हमें नहीं पता। हम डिपेंडिंग कि रेवेन्यू क्या आ रहा है, हमेशा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होगा पूरा। ठीक हो गया। एक लास्ट चीज जो हमने आज करनी है। अच्छा, ये जो चीजें थी, इसको मैं जरा लिख दूं, कॉपी कर लो इसको। ये था ना, ओवर क्राउडेड हो गया तो एमपी स्टार्ट्स टू फॉल, ये हमने किया था। और उसके बाद क्या होगा? एडिंग मोर लेबर्स विल, या मोर की जगह यहाँ फर्दर कर दो, उसके वन बाय वन चल रहे हैं ना हम, ये सीक्वेंस में चल रहा है। तो एडिंग फर्दर लेबर्स यहाँ पे, इसकी क्या करेंगे? विल कॉज या विल रीच, एक सेकेंड, क्या बोलना चाह रहा था मैं? विल मेक द फैसिलिटी या विल मेक द कैपिटल फुली यूटिलाइज्ड। कैपिटल एक टाइम पे फुली यूटिलाइज हो जाएगा ना, आफ्टर विच एडिंग extra workers will deteriorate the work of other workers। लिख लो इसको, MP would become negative और जैसे ही MP नेगेटिव होगी, टोटल प्रोडक्ट विल स्टार्ट टू फॉल। ठीक है, ऐसे देख लेते हैं। एडिंग फर्दर लेबर विल मेक द कैपिटल फुली यूटिलाइज्ड, आफ्टर विच एडिंग extra workers will deteriorate the work of other workers। MP would become negative, total product will start to fall। ठीक है, लिख लिया ये तो ओके लिख के भेज दो।
ओके, बाकी लोग? ओके, फाइनली ग्राफ देख लेते हैं किस तरीके से बनेंगे इनके। इसे कॉपी भी कर लें साथ साथ। यहाँ हम क्वांटिटी ऑफ लेबर्स लिख रहे हैं, और यहाँ पे हम आउटपुट लिख रहे हैं। आउटपुट ही लिख लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। पहले इसकी वैल्यू बढ़ेगी और फिर ये कम होते होते नेगेटिव हो जाएगी। इन्वर्टेड यू, ठीक हो गया। सिमिलरली एवरेज प्रोडक्ट जो है, यहाँ भी क्वांटिटी ऑफ लेबर और आउटपुट, ये भी इस तरीके से बनेगा। अच्छा, एवरेज प्रोडक्ट भी अगर आप देखें तो इसकी वैल्यू बढ़ रही थी पहले 30, 45, सही है ना। यहाँ तक बढ़ना शुरू हुई है 66 तक, फिर कम होना शुरू हुई। तो मतलब इसकी वैल्यू भी पहले इंक्रीज होगी एंड देन स्टार्ट टू फॉल, जिस तरीके से। ये एवरेज प्रोडक्ट है एपी। ठीक है, एमपी और एपी को जब आप एक ग्राफ पे बनाएंगे तो वो भी आप साथ बना दें, मैं उसको फिर डिस्कस भी करना है हमने कि वो ऐसा क्यों बन रहा है। तो ये बनता है कुछ इस तरीके से, एमपी यूं है और एपी कुछ इस तरीके से। मतलब ये आपका मार्जिनल प्रोडक्ट है और ये आपका एवरेज प्रोडक्ट है। इसको बना ले, फिर मैं समझाता हूँ डायग्राम को। ये तो समझ में आ रही है ना, ये हमें पता है कि एमपी स्टार्ट्स टू फॉल, स्टार्ट्स टू राइज इनिशियली एंड देन स्टार्ट्स टू फॉल। ठीक है, सेम थिंग फॉर एपी और फिर यहाँ पर ये कॉपी कर लो, फिर बताता हूँ। अच्छा, एपी नेगेटिव नहीं हो सकता, एपी को कभी भी नेगेटिव नहीं करेगा। मैं लिख देता हूँ साइड में कहीं पे, एपी कैन नेवर बी नेगेटिव। एवरेज नेगेटिव नहीं हो सकता। नॉर्मली जो हम ग्राफ बनाते हैं ना ये वाला, उसमें हम एमपी को भी नेगेटिव नहीं दिखाते, लेकिन एमपी नेगेटिव हो सकता है। एपी के नेगेटिव होने के लिए इसका मतलब ये होगा कि आप उसी एक नहीं, एपी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। मैं क्योंकि मिनिमम जो आप आउटपुट बनाएंगे वो जीरो बनाएंगे, एपी की मिनिमम वैल्यू जीरो होनी चाहिए, जीरो से कम नहीं होगी। ठीक है, डायग्राम्स बन गई है, ओके लिख के भेज दो। हम्म, सही है, ओके लिख के भेज दो, डायग्राम बन गई है। बाकी लोग
ठीक है। अच्छा, इसमें सिर्फ एक चीज़ आपको देखनी है और ये इम्पोर्टेंट है, इसको लिखना भी है। रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल्स एंड एवरेजेस। अच्छा, इसको फिर एक काम करें, सिर्फ प्रोडक्ट के लिए पढ़ते हैं, वरना ये जो रिलेशनशिप मैं अभी आपको बता रहा हूँ मार्जिनल और एवरेज का, ये इज होल्ड ट्रू फॉर एवरी circumstance. Is studying the relationship between margin and average product. ठीक है, ये चलो इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, सुकून से पढ़ते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, मंडे से हम शुरू करेंगे सही से। अभी बताऊंगा, भूल जाओगे मंडे तक, क्योंकि इसमें समझने वाली चीज़ें हैं थोड़ी सी। ठीक है, क्लास हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं, क्लास स्लीप कर सकते हैं, कोई आपकी क्वेरी हो आप मुझे भेज सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।